कांग्रेस कम्युनल पार्टी थी, इसीलिए सर सैयद ने कहा कि ये बंगाली बाबुओं की जमात है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये भट्ट ब्राह्मणों की पार्टी है। पेरियार रामास्वामी ने कहा अगर ये इख्तिदार में आएंगे तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। शाहू महाराज ने कहा कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है। उस जमाने का जो बाशऊर तबका था उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी है और ब्राह्मणिज्म इस देश के अंदर लाएंगे, लेकिन मुसलमान आज़ादी की हासिल करने के जोश में उन्होंने कांग्रेस को बिला सपोर्ट तायद की। अब कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहती है उसकी कैफियत ऐसी है, फसादी जा चुके अपने घरों को, फसादी जा चुके अपने घरों को मुहाफिजाने शहर चौकस खड़े हैं। उन बोल रहे हैं कि नहीं हम सेकुलर हैं, हम वो करेंगे, लेकिन उनकी चौकसी ऐसी है कि मॉब लिंचिंग भी हो रही, मसाजिद भी गिराए जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो कांग्रेस के साथ जो वन साइड लव है वो बहुत डेंजर है। लेकिन भारत का समाज हिंदू और मुसलमान मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि भारत के समाज का निर्माण जात पात की बुनियाद पर किया गया है, जिसकी बुनियाद अनइक्वालिटी है, जिसकी मुनियाद अदम मसावत है, जिसकी बुनियाद भाईचारा नहीं है। और इस नजरिए इसके मुकाबले में और एक नजरिया है जो मसावत को, भाईचारा, इंसाफ को मानता है। इन दो नजरियात के बीच में समाज बटा हुआ है, लेकिन हम क्या समझते हैं हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ है। ऐसा नहीं है, बल्कि समाज तो यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं वो हिंदू और मुसलमान के नुक्ते नज़र से हटकर एक ऐसे एंगल से समाज को देखते हैं जो भारत के समाज का हकीकी एंगल है, भारत के समाज का हकीकी एंगल है। तो जब हम इस एंगल से देखेंगे तो बहुत सारे मसाइल हमारे जो आज लव जिहाद से लेके मॉब लिंचिंग, गौकशी, जितने मसाइल हैं उन मसाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं और उसके नतीजे पर गौर कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर उसके तदारुक की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो बुनियाद है ये हम नतीजे के ऊपर गौर करने के बजाय ऐसा हो रहा क्यों है इसकी वजह के ऊपर अगर हम गौर करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि समाज के सही मसाइल को, समाज को सही डायग्नोसिस करने में हमको मदद मिलेगी। हम नतीजे पे गौर करने के बजाय इसकी वजह पर अगर गौर करें तो अगर हम वजह पर गौर करें तो असल में भारत का सूबे में जो बड़ा मसला है वो है वर्ण व्यवस्था, जात पात का निज़ाम। इसी जात पात के निज़ाम को कायम रखने और चलाने के लिए जो 15% जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जिसके अंदर उनका वर्चस्व, उनका इख्तिदार, उनकी दादागिरी, उनका सब कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है, इसीलिए इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान ये सोच रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान जो किसी भी लिहाज से हिंदू नहीं है उनको हिंदू बना, आरएसएस और दूसरी ज़ैली तंजीमें कोशिश कर रहे हैं कि सबको हिंदू बनाया जाए और ताकि हिंदू बनाने के लिए फिर एक हवा खड़ा की जाए मुसलमानों की और ये लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को ये बताया जाए कि ये सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन हैं, ये देशद्रोही हैं, बाहर से आए हुए हैं, इनका जो धर्म है टेररिस्ट है, इनके नबी जो हैं इंतहाई ख़तरनाक इंसान थे नौज़ बिल्लाह। इस तरह के जो तफरीक पैदा करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में तफरीक पैदा हो और दूरियां हो और ये समाज ताकि उनको हिंदू बनाया जा सके और हिंदू बनाने के बाद उनको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और जब वो हिंदू बन जाते हैं तो फ़ायदा जो हिंदू बनता है उसको नहीं होता, बल्कि जो बनाता है एक प्लानिंग से उसको फ़ायदा होता है, उसका इक़्तिदार मजबूत होता है, देश के सारे वसाइल उसके हाथ में आ जाते हैं।
इस निज़ाम को कायम रखने के लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तो हम मुसलमानों को ये चाहिए कि इस बात को समझने की कोशिश करें। जब हम इस समाज को इस नुक्ते नज़र से देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो जो हकीकी तो जो मर्ज़ है, जो बीमारी है, उसका इलाज करने में, कामयाब इलाज करने में हम सक्सेस हो जाएंगे। ये गलती आज से नहीं बल्कि मोहम्मद बिन कासिम जब पहली मर्तबा इस देश के अंदर अपनी हुकूमत कायम करे उस वक्त से आज तक जारी है। आपको ताज्जुब होगा जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करे तो राजा दहीर का जो वजीर था वो मोहम्मद बिन कासिम का मुशीर बन गया। राजा दहीर का जो चचेरा भाई था वो सारे इंतजामात के उसके ज़िम्मे कर दिए गए और इस बुनियाद पर के वो उनको हुकूमत चलाना था। तो इसी तरह की गलती मुग़लिया दौर में भी हुई, आज़ादी के बाद भी हुई और वो रिवायत आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको इसी दिल्ली शहर में 1703 के आसपास में एक शख्सियत उठी थी जिनका नाम शाह वलीउल्लाह दहलवी है। उन्होंने एक नजरिया पेश किया, फ़का कुल्ली निज़ामी, सारे निज़ाम को तब्दील कर दो और उसके तब्दील करके उसके अंदर ऐसा निज़ाम कायम करो ताकि इसके अंदर सही हो। इसी नजरिए को लेकर इस्माइल शेख रहमान ने भी कोशिश की, जो 1931 में मारिका बालाकोट के बाद ख़त्म हो गया। फिर 1957 का गदर हुआ, गदर में भी यही बात रखी गई। लेकिन शाह वलीउल्लाह ने जो नज़रिया पेश किया था वो नज़रिए में एकदम यू टर्न उस वक्त हुआ जब शेखुल हिंद असीर माल्टा जब माल्टा से भारत को आए तो 1917 में उन्होंने आने के बाद उन्होंने जेल में रहने के बाद ये गौर किया कि मुसलमान अपनी वाहिद कोशिश से इस देश को आज़ाद नहीं करा सकते। इसीलिए उन्होंने यहाँ की कौमी तहरीकें, जो सेकुलर तहरीकें जिनको कहती हैं, उन्होंने कांग्रेस को बिलाशर्त सपोर्ट करने का तय किया और कांग्रेस का बिलाशर्त उन्होंने तायद करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से असल कांग्रेस सेकुलर नहीं थी, कांग्रेस कम्युनल पार्टी थी। इसीलिए सर सैयद ने कहा कि ये बंगाली बाबुओं की जमात है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये भट्ट ब्राह्मणों की पार्टी है। पेरियार रामास्वामी ने कहा अगर ये इख्तिदार में आएंगे तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। शाहू महाराज ने कहा कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है। उस जमाने का जो बाशऊर तबका था उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी है और ब्राह्मणिज्म इस देश के अंदर लाएंगे। लेकिन मुसलमान आज़ादी के हासिल करने के जोश में उन्होंने कांग्रेस को बिला सपोर्ट तायद की। आज़ादी के बाद फिर एक दूसरा हादिसा ये हुआ कि मुल्क तकसीम हुआ और मुल्क आज़ाद हुआ कहा जाता है, लेकिन मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। मुल्क की आज़ादी असल में सारे यहाँ के देशवासियों की आज़ादी नहीं थी, सिर्फ ब्राह्मणों की आज़ादी थी। इसलिए कि पूरे मुल्क के वसाइल जो थे सारे के सारे ब्राह्मणों के हाथ में आ गए। उसका सबूत ये है कि जब पहला इलेक्शन इस देश में 1952 में हुआ तो सेकुलर पंडित नेहरू ने 60% ब्राह्मणों को वोट दिए और 47% ब्राह्मण जीत कर आए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में, कानून में, अदलिया में, इंतज़ामिया में सारे के सारे ब्राह्मण छा गए और इस तरह से पूरा देश का वर्चस्व, देश का कंट्रोल, देश के वसाइल ब्राह्मणों के हाथ में हो गए। और जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी, यहाँ के जो मूल निवासी थी, जो 85% अवाम थे, उनको कुछ नहीं मिला, आज तक भी उनको आज़ादी नहीं मिली। और मुसलमानों ने यही सोचा आज़ादी के बाद, वो बिला सोचे समझे एक रिवायत बन गई कि वो हमेशा सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को वोट देते रहे और आज भी दे रहे हैं। और जब हमसे कहा जाता है कि ये कांग्रेस ने 60,000 फसाद किए, मुल्क तकसीम किया, 2 लाख लोगों को मारे, जायदाद तबाह की, 33% मुसलमान
नौकरियों में थे 1.5% को आ गए। ये सारे करने वाले कांग्रेस ही है, फिर भी आप लोग कांग्रेस को क्यों वोट देते हैं? तो लोग कहते हैं कि हमारा इसका मुतबादिल नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। 75 साल में हम अल्टरनेट नहीं बना सके। बनाना तो यह है कि सोच नहीं सके। अगर सोचते तो यकीनन इसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती थी, लेकिन अब बामसेफ वाले 40 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेट बनाया जाए, और कांग्रेस का और बीजेपी का, जबकि सबको मालूम है कि बीजेपी दुश्मन है और सब लोगों का इत्तेफाक है कि कांग्रेस बहुत बुरी है, मगर हमारे को वोट देना मजबूरी है। ये मजबूर कब तक रहेंगे आप? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि बामसेफ और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बाहिम्मत लोगों की जमात है, जो तीसरा विकल्प ठहरा करने के लिए अपनी जिद्दोजहद कर रही है। जब तक हम विकल्प ठहरा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसके बगैर कोई नतीजा नहीं आ सकता। अक्सर लोग बोलते कि तुम थोड़े हैं, क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पास ताकत क्या है? मगर मामला तो यह है कि किस कदर हुआ कारे हिदायत आसान, किस कदर हुआ कारे हिदायत आसान। बहुत कहे उम्मती, बहुत कम है उम्मती, हर कस नाकस पैगंबर। मुसलमानों की इतनी तंजीमें हैं, हर एक दावा कर रहा है कि पैगंबरी का हमारे पास हम हल पेश करते हैं, लेकिन किसी तंजीम को, किसी तहरीक को जांचने के लिए ये 3 चीज़ें देखना ज़रूरी है कि इसको कौन चला रहे हैं, किस बुनियाद पर चल रहे हैं और ये किसके लिए काम कर रही है। तो हमारे जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, सोकाल तंजीमें, वो सारे के सारे अपने लिए कभी भी काम नहीं कर रहे, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कभी कांग्रेस के लिए, कभी बीजेपी के। अब बीजेपी के लिए काम करने का भी एक नया ग्रोह तैयार हो गया। बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, सेकुलर के नाम पे हजारों पार्टियों को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम अपने लिए जिस दिन काम करना शुरू करेंगे तो ये तीसरा विकल्प ठहरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। इसके लिए अज़्म की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, और इसको वही लोग कायम कर सकते हैं जिनको तारीख़ का इल्म हो और प्रेजेंट की समझदारी हो और फिर मुस्तकबिल का लक्ष्य हो। हमारे पास प्रेजेंट की समझदारी बिल्कुल नहीं है, मुस्तकबिल का लक्ष्य भी नहीं है, तारीख से वाकिफ है, मगर हिंदू और मुसलमान के एंगल से सोचते हैं। तो ये चीज़ें जब हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इस देश के अंदर मैं समझता हूँ कि बामसेफ जिस नुक्ते नज़र को, जिस नज़रिए को पेश कर रही है, उसकी वजह से बहुत बड़ा इनकलाब इस देश के अंदर आएगा और यकीनन आएगा। और फिर अब कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहती है, उसकी कैफियत ऐसी है, फसादी जा चुके अपने घरों को, फसादी जा चुके अपने घरों को मुहाफिजाने शहर चौकस खड़े हैं। उन बोल रहे हैं कि नहीं हम सेकुलर हैं, हम वो करेंगे, लेकिन उनकी चौकसी ऐसी है कि मॉब लिंचिंग भी हो रही, मसाजिद भी गिराए जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो कांग्रेस के साथ जो वन साइड लव है वो बहुत डेंजर है, तो इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। असल में एक दूसरा नुक्ते नज़र हमको समझना ज़रूरी है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लड़ाई असल मनुवाद से है। मनुवाद एक मनुवादी का नाम कांग्रेस है, एक मनुवादी का नाम बीजेपी है, एक मनुवादी का नाम कम्युनिस्ट है। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि तीसरे विकल्प ठहरा करने के लिए जिस दिन मुसलमान इस दिन के अंदर सोचेगा, अब कांग्रेस पार्टी को 18% 20% वोट है, मेरा ऐसा यकीन है कि 15% मुसलमानों के वोट है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी 4.5% की वोट की पार्टी है। अगर मुसलमान इस बात को तय कर लें कि हम मजलूमों के साथ देंगे, मजलूमों के इत्तेहाद के लिए काम करेंगे, अगर 15% मुसलमान अगर मजलूमों की पार्टी बनाकर अगर साथ देने के लिए अगर सोचेंगे, जिस दिन सोचेंगे
तो मैं समझता हूँ कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प खड़ा हो जाएगा और इस देश के अंदर ऐसा इनकलाब आएगा कि इसको कोई रोक नहीं सकता। और जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ के समाज को नहीं समझने की वजह से हमारी सोच, हमारी फिक्र ब्राह्मणिज्म से इतनी मुतासिर हो गई कि हमारे पास भी अशरफ, अजलफ और अर्जल बन गए, जबकि कुरान ने कहा कि इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। मगर ये अर्जल कहाँ से आ गया भाई? ये इस्लाम की कोई गलती नहीं है, बल्कि ब्राह्मणिज्म का इफेक्ट है जो हम भी उससे मुतासिर हुए हैं। तो हमारे अंदर अगर इत्तेहाद अगर पैदा करना है तो इस नुक्ते नज़र से भी हमको समाज को देखकर इसको दूर करने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। बाम सिर्फ यही चाहता है कि जहाँ पर मजलूमों के अंदर इत्तेहाद हो, जहाँ पर SC ST OBC के अंदर इत्तेहाद हो, वहाँ पर मुसलमानों के अंदर भी जो गलत प्रथा हमारे पास चल पड़ी है उसको भी ख़त्म किया जाए। इस्लामी उखुवत को बढ़ावा देकर उसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमारा सब में बड़ा मसला है यह है कि मुझे अबुल हसन अली नदवी का वो कौल याद आ रहा है। उन्होंने इकबाल के एक शेर की तशरीह के बुनियाद पर कहा कि हमारे पास जमात है लेकिन इमाम नहीं। हमारे पास जमात है लेकिन इमाम नहीं है, अफराद है मगर निज़ाम नहीं है। हम अल जमात बने नहीं अभी तक। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम उस एंगल में कोशिश नहीं करें। और मुसलमान, सिर्फ मुसलमान अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी बात करेंगे, अपने मसाइल के अंदर ही अगर वो हमेशा रोते रहेंगे तो मैं समझता हूँ उनका कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि रोते रोते मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग मजलूम हैं, महकूम हैं, मजबूर हैं। तो इस बुनियाद पर उनकी भी फिक्र अगर हम करेंगे तो मेरा ये यकीन है, बामसेफ का नजरिया को जो एक्सेप्ट करें उनका ये यकीन है कि मुसलमानों के मसाइल बोनस में हल हो जाएंगे। और ये बामसेफ की जो तहरीक है ये असल में इंसानियत की, ह्यूमन राइट्स की तहरीक है। ये इंसानियत के भला करने के लिए ये बनाई गई है। एक तरफ जुल्म हो रहा, मजबूर है इंसान, अगर उनके लिए हम कोशिश नहीं करेंगे तो यकीनन हम मुजरिम ठहरेंगे। इस्लाम की जो बुनियाद है, मैं रबी बिन आमिर के उस कौल से को तायद में करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब रबी बिन आमिर रुस्तुम के पास डेलीगेट बनकर गए, दोनों में जो गुफ्तगू हुई, तो रुस्तुम ने उस वक्त रबी बिन आमिर को कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे मुल्क पर चढ़ आए हैं, क्या चाहते हैं, तुम्हारा मकसद क्या है? तो उस वक्त रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुमने इंसानों को गुलाम बना रखा है और इंसानों के खुदा बने बैठे हुए। हम ये चाहते हैं कि इंसानों को इंसानों की खुदाई से आज़ाद करके एक खुदा का बंदा बनाना हमारा मकसद है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे भाई हैं, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अगर नहीं करते हैं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, ये फैसला जंग ही करेगी। तो हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कहा वो असल में गुलामों को गुलामी से आज़ाद कराने की जंग का नाम इस्लाम है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो उसका नतीजा यह निकला कि हम गुलाम हो जाएंगे और गुलामी के खिलाफ, गुलामी को खत्म करने के लिए जो जिद्दोजहद नहीं करते वो गुलाम हो जाते हैं और हम आज़ादी के बाद पक्के गुलाम हो गए और हमारी गुलामी इतनी पक्की हो गई, गुलामी में इस कदर हुए पुख्ता गुलाम, गुलामी में इस कदर हुए पुख्ता गुलाम
गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। अगर इसको अगर हम बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो ना तारीख माफ़ करेगी, ना आने वाला दौर माफ़ करेगा, बल्कि फिर इस देश के अंदर जो दुश्मन है वो बड़े ख़तरनाक अज़ाइम रखता है। अज़ाइम ही नहीं रखता बल्कि तैयारी भी करता है, तैयारी भी कर रहा है, और हम गफलत में पड़े हुए हैं। अगर इस गफलत से हम हालात की नज़ाकत को समझकर अगर हम इसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो यकीनन बेहतर नताइज आएंगे। लेकिन हमारी सब में बड़ी मजबूरी ये है कि मुसलमान है तौहीद में गर्म जोश, मगर दिल अभी तक है जन्नार पोश। मुसलमान तो तौहीद के मामले में बहुत गर्म जोश है, मगर हमारा दिल अभी ब्राह्मणिज्म की जो जुन्नार है उसका लपटा हुआ है, उससे बाहर निकलने की हम कोशिश नहीं कर रहे। मुसलमान है तौहीद में गर्म जोश, मगर दिल अभी तक है जन्नार पोश। सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वह नमाज हिंद में नजर ब्राह्मण हो गई। ये हमारी कैफियत आज बन गई है। इस बात को सोचेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे। जो तीसरा नुक्ते नज़र बहुजन समाज और बामसेफ जो नज़रिया पेश करता है, ये सारे इंसानों की 85% लोगों की भलाई के लिए, उनके इक़्तिदार कायम करने के लिए, उनको इज़्ज़त का मुकाम दिलाने के लिए जो कोशिश कर रही है, इस कोशिश में मुसलमान इस काफ़िले के साथ बने और इसके साथ बहुत सारे, असल में चलने के 2-3 तरीक़े होते हैं। एक होता है साथ लेके चलना, एक होता है पीछे चलना, एक होता है साथ चलना। आज़ादी के बाद मुसलमानों की क़ियादत ख़त्म होने से पीछे चलना शुरू कर दी। बहुत मूल निवासी समाज हम सबको यह दावत देता है कि हम पीछे चलने की ज़रूरत नहीं, हम साथ मिल के चलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।